प्रियव्रत दीक्षित। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि एनडीए को सबसे ज्यादा नुकसान यूपी में हुआ है, जहां पर सीटें बढ़ाना तो दूर की बात रही, अपनी सीटें भी नहीं बचा पाई। सपा कांग्रेस के गठबंधन ने उन्हें कड़ा मुकाबला दिया और एक तरह से हार की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। आइए जानते हैं कि आखिर वो वजह जिनसे यूपी में बीजेपी का खेल बिगड़ गया। इनमें कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर पेपर लीक, अखिलेश यादव की सूझबूझ और मायावती का खेल सब कुछ शामिल है। और हाँ, संविधान को लेकर जो बयान दिया गया वो शायद लोगों को पसंद नहीं आया। तो देखिए, बीजेपी जो 80 की 80 सीटें जीतने का दावा करती थी, वो अब कहीं ना कहीं देखिए उसमें कितना क्या कुछ सार्थक साबित हुआ वो समझ सकते हैं कि आखिर जो नतीजे आए हैं वो किसके पक्ष में है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों का जिक्र जरूर करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप 80 की 80 सीटें जीतने का दावा करते हैं तो वहीं आपको आधी से भी कम सीटें मिलती हैं, तब कई सवाल ऐसे में खड़े हो जाते हैं। तो वहीं विपक्ष की जो तैयारी थी वो कितनी है, ये इस चुनाव में समझ। निश्चित रूप से जो 400 पार था उसको विपक्ष ने जो है गलत कहा। हम लोगों ने अपने काम तो अच्छे किए थे, विकास भी अच्छे किए थे, तो उसको समझाने में थोड़ा हम लोग नाकामयाब हैं और निश्चित रूप से आगे फिर समझा लिया जाएगा, फिर कामयाब हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और निषाद पार्टी के कार्यकर्ता, भैया कार्यकर्ता, अपना दल, हिंदी सब मिलेंगे और फिर 2027 जीतेंगे। तमाम ऐसी बातें जो अफवाह बनाने का काम और जनता के दिलों तक पहुंचाने का, उतारने का काम करने में विपक्ष सफल रहा। 400 पार के नारे को ही उन्होंने इस तरह प्रस्तुत किया कि जैसे 400 पार भारतीय जनता पार्टी इसलिए मांग रही है, मोदी इसलिए मांग रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान को बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है भारतीय जनता। इन झूठी अफवाहों को जनता के दिल दिमाग में पहुँचाने में कहीं ना कहीं ये सफल भी हुए हैं। क्योंकि मुझे 15 दिन पहले से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। मैंने जो फतेहपुर से संबंध बनाया वो संबंध हमेशा रहेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि जिन लोगों ने मोदी जी के इस मुहिम में रोड़े अटकाए हैं उनको ज़रूर चिन्हित करके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, कई सारे फैक्टर्स यूपी में लोकसभा चुनाव में सामने आए, जिसके चलते कहीं ना कहीं बीजेपी को वो नतीजे नहीं मिले जिसकी उम्मीद बीजेपी की थी। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन किया गया वो भी एक अहम फैक्टर अब निकलकर सामने आ रहा है। सामाजिक दूरियों को समाजवादी पार्टी ने कैसे दूर किया ये भी अब समझ में आ रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं नौकरी, पेपर लीक जैसे मुद्दे इस बार जमकर चुनाव में चले और यही रीज़न रहा कि शायद जिस वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को ये नतीजे मिले हैं। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, नरेंद्र हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप भी जुड़ चुके हैं लखनऊ से, मनीष हमारे सहयोगी देवरिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा और समझना चाहूँगा कि आखिर ये जो नतीजे रहे हैं इनके पीछे प्रमुख कारण, जिस तरीके से तमाम चीज़ें सामने आ रही, चाहे पेपर लीक की बात कर ले, महंगाई, बेरोजगारी और ये नौकरी को लेकर ये तमाम मुद्दे हैं, जो नतीजे जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे कहीं ना कहीं। देखिए, बिल्कुल प्रियव्रत, ठीक कहा आपने। इस बार जो जरूरी मुद्दे थे, इन मुद्दों ने भारतीय जनता पार्टी को देखिए बड़ा डेंट पहुंचाया। सबसे बड़ा डेंट जो पार्टी की तरफ से एक टैगलाइन दी गई कि इस बार 400 पार, 400 पार के देखिए नारे ने जहां एक तरफ संविधान और आरक्षण के मुद्दे को जन्म दिया, उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का एक हौसला अफजाई भी किया कि अरे, जब हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया है 400 पार तो फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं और एक आध सीट पर हार से तो कुछ होने ही नहीं वाला है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने घरों से वोट डालने के लिए नहीं निकले। जो पन्ना प्रमुख, जो बूथ अध्यक्ष, जो जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी लगाई गई थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन जो है वो बेहतर तरीके से नहीं किया। और देखिए, जिस तरीके से 400 पार की अगर बात करें, संविधान आरक्षण के मुद्दे को लेकर देखिए विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। अगर हम अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह की बात करें, उन्होंने जिस तरीके से कहा आरक्षण जो समाप्त कर दिया जाएगा, तो ऐसे कई मुद्दों ने देखिए
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर अगर देखिए आम जनता हो, उनको एक करारा देखिए आघात पहुंचाया कि क्या ऐसा भी हो सकता है अगर 400 पार का जो इनका भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा है वो पार अच्छा होता है। संदीप, क्योंकि एक चीज भारतीय और जनता यहाँ पर पार्टी ने सामने देखिए आई, जो ऐतिहासिक काम किए कैंडिडेट्स हैं। का सिलेक्शन है वो भी इस बार अहम रोल निभाया, जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं। क्या लगता है कि कुछ गलत कैंडिडेट्स उतार दिए गए? हालांकि समाजवादी पार्टी ने कुछ कैंडिडेट्स उतारे, उसके बाद उन्होंने अपने बदल लिए, तो बीजेपी बड़ा उनको टारगेट कर रही थी। चाहे मुरादाबाद की बात कर लें, रामपुर की बात कर लें, ये वो जगह थी जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स बदल लिए, लेकिन वो देखिए कि तुक देखिए कि वहां पर भी चुनाव जीत लिया। बिल्कुल ठीक कहा प्रियव्रत, मैंने ही अपने लाइव पे समाजवादी पार्टी को अनमेच्योर पार्टी बताया था जब उन्होंने अपने प्रत्याशियों को एक करके बदल दिया था। और राजनीतिक गलियारे में इसकी हलचल भी तेज हुई थी कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके, उसके बावजूद वो इस तरीके की बचकाने हरकत, लेकिन वो एक रणनीति का हिस्सा थे। देखिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने अंतिम समय पर तो ये नहीं बताने दिया कि अमेठी रायबरेली से कौन चुनाव लड़ रहा है, कन्नौज से कौन चुनाव लड़ने वाला है। वहां पर अखिलेश यादव पहुंचे, वहां पर राहुल गांधी पहुंचे, दोनों ही सीटें देखिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के खाते में गई। प्रत्याशी की बात आपने करी, कोई दो राय नहीं है। प्रत्याशियों के जो चयन प्रक्रिया थी वो भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशियों के नामों का विरोध किया था, उसको लेकर शीर्ष नेतृत्व से भी शिकायत करी गई। और शायद यही वजह रही कि कहीं ना कहीं जो अंदर खाने विरोध रहा वो बीजेपी के लिए भारी पड़ गया। और देखिए संगीत सोम ने किस तरीके से संजय बालियान का विरोध किया था, वो हम सभी ने देखा। हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेंद्र जुड़े हुए हैं मेरठ से, पश्चिमी यूपी का पूरा टूर किया है नरेंद्र ने। नरेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जब आप फील्ड पर पहुंचे तो क्या कुछ आपके सामने नजर आया, और कहीं ना कहीं इन नतीजों का आभास पहले से भी हो चुका था? देखिए, बीजेपी ने जो आज दिन देखना पड़ रहा है उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, खुद बीजेपी और बीजेपी के नेता जिम्मेदार हैं। आपको बताएं कि करीब करीब 12 से 14 साल का समय हो चुका है। पहले जो इनके जिलाध्यक्ष होते थे उनको बाकायदा चुना जाता था, बैठकें होती थी, उनमें चुना जाता था। लेकिन एक रवायत शुरू हुई जिसमें ये सारे जिलाध्यक्ष जो है नॉमिनेट होकर आने लगे। अच्छा, वो नॉमिनेट कौन करता है, वो नाम कौन भेजता है? वो नाम भेजते हैं जनप्रतिनिधि जिनके नाम भेजे वो जिलाध्यक्ष उनकी मुट्ठी का एक खिलौना बन के रह गए। और उन्हीं से सारा इनपुट मांगा जाता है, उन्हीं से सारा रिपोर्ट्स मांगी जाती हैं कि किस तरह का समीकरण जिले में है। जो जनप्रतिनिधियों ने चाहा वो जिलाध्यक्षों के जरिए ऊपर हाई कमान तक भिजवाया, जो जमीनी हकीकत नहीं थी वो भी वहां तक गई। इसका नतीजा ये हुआ कि जो पार्टी प्रत्याशी के जो चयन है वो बेकार हुआ और उसमें बहुत सारी खामियां थी जिनके लगातार विरोध हुए। बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो लगातार कोर वोटर रहे हैं बीजेपी के, वो इनसे छिटक गए, वो इनसे नाराज रहे। पंचायतें हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खुद जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार प्रत्याशियों का विरोध करते रहे। तो कुल मिलाकर जो एक नई परंपरा बीजेपी के अंदर शुरू हुई उसका दंश आज बीजेपी को झेलना पड़ रहा है। और जो नारा दिया गया था वो स्लोगन ऐसा पहला था 400 पार का, जिसको दिया गया और वो फेल हुआ। मैदान में जाकर, चुनावी मैदान में जाकर वो पहला स्लोगन था जो फेल हुआ। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर वो स्लोगन फेल हुआ, जनता से संवाद नहीं हो पाया, बीजेपी के लोगों का और जो विपक्ष था, जो समाजवादी पार्टी थी, उसने संवाद कर लिया, वो समझाने में कामयाब रहे कि ये 400 पार का जो नारा है वो क्यों है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो एमपी हैं, वो आखिर उस समय क्या कर रहे थे, ये बहुत बड़ा सवाल है। वो वजह ये है उसकी प्रियव्रत कि वो कभी जमीनी तौर पर लोगों से मिलते नहीं। वो अपने स्कूल कॉलेज बनवाने में, वो यूनिवर्सिटी बनवाने में नजर आए थे और उसका खामियाजा इस बार चुनाव में दिख गया। हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ देवरिया से लगातार बने हुए हैं। मनीष, देखिए यहां पर सीट तो बीजेपी ने जीत ली, लेकिन जब मैं पहुंचा था देवरिया तो मैंने कई सारे मुद्दे देखे, शायद मुद्दे वहां पर चल नहीं पाए। और यहां पर देवरिया में तो प्रत्याशी भी बदल दिया गया, शशांक मणि त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया गया। देखिए, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जिस तरह से देवरिया में जीत तो जरूर हुई है, लेकिन ये ऐतिहासिक जीत नहीं कही जाएगी। किसी भी तरह से यहाँ के प्रत्याशी की ने जीत हासिल की है। आप जब देवरिया में आए थे तो देख रहे थे कितना विरोध था। कहीं ना कहीं देवरिया में एक फैक्टर यहाँ जरूर काम किया है कि यहाँ पे जो बाहरी प्रत्याशी की बात आती थी, इस बार बीजेपी ने बाहरी प्रत्याशी हटा करके और लोकल के प्रत्याशी को रखा है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि देवरिया जनपद से 2 मंत्री आते हैं, एक कद्दावर मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही जो कृषि मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में,
सबसे बड़ी बात है कि इनका पथरदेवा विधानसभा है, लेकिन पथरदेवा विधानसभा में ही बीजेपी हार चुकी है। हाँ। कुल मिला के जैसा ये भी मैं बताने देना चाहूंगा कि जो पथरदेवा का विधानसभा का पकहा बूथ है, जहां सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री ने खुद अपना मतदान किया था, उस पे भी ये अपना मतदान वहां भी ये हार चुके हैं। वहां भी बीजेपी को वहां पे हार मिली है, जहां पे कांग्रेस को 328 मिला है मत, तो वहीं बीजेपी को 222 मत मिला है। तो आप इसे सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की क्या हालात रही है। कुल मिला के वहीं में रामपुर कारखाना की बात करें तो रामपुर कारखाना विधायक जो है सुरेंद्र चौरसिया है, और वो वहां से भी बीजेपी हार चुकी है। यानी कि कुल मिला के देवरिया का जो विधानसभा है और कुशीनगर के जो 2 विधानसभा है, वहीं से इनकी 2 जीत हुई है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है बीजेपी की जीत जरूर हुई है देवरिया लोकसभा में। एक चीज का और मैं जिक्र करना चाहूंगा कि देखिए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के ही क्षेत्र में किसान जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। चीनी मिल का मुद्दा वहां पर जिस तरीके से कुशीनगर को कह लें, देवरिया को कह लें, ये जो तमाम क्षेत्र हैं ये शुगर केन बाउल ऑफ इंडिया कहे जाते थे, और लेकिन अब यही इन्हीं मुद्दों में कृषि मंत्री के ही क्षेत्र में यहां पर किसान परेशान है। चीनी मिल को लेकर किसानों ने खेती करना छोड़ दिया गन्ने की। जी देखिए किस तरह से जो यहाँ पे देवरिया का भी चीनी का कटोरा कहा जाता था, 14 चीनी मिलें हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में एक भी चीनी मिलें नहीं है। और लगातार 10 सालों से यही मुद्दा बनता आया है कि देवरिया में चीनी मिलें नहीं है, चीनी मिलें लगाई जाए। यहाँ के किसान काफी परेशान है, लेकिन देवरिया के जिस तरह से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही इसी जनपद से आते हैं और लगातार यानी कि दूसरी बार यानी 10वीं बार दूसरी बार यहाँ पे कृषि मंत्री हैं, लेकिन देवरिया में किसानों के लिए कोई बहुत बड़ा काम इन्होंने नहीं किया है। जिस तरह से किसान भी काफी परेशान और नाराज दिखाई दिया, तो वहीं युवाओं की बात करें तो युवा बेरोजगार हैं और यहाँ से पलायन कर रहे हैं। युवाओं के लिए भी यहाँ पे कोई रोजगार नहीं था, जिसको देखते हुए युवा किसान तमाम लोग नाराज थे, जिसको लेकर के वोट प्रतिशत काफी कम हुआ। वहीं मैं सलेमपुर की बात कर ले तो सलेमपुर लोकसभा से भी जो वहाँ की मंत्री है विजय लक्ष्मी गौतम आती है, लेकिन विजय लक्ष्मी गौतम सलेमपुर ही विधानसभा से अपनी सीट हार चुकी है, क्योंकि वहां से रविंद्र कुशवाहा जो लगातार 2 बार से वहां पे थे, तीसरी बार मैदान में थे, 2 बार से सांसद रहे, लेकिन जनता उनसे काफी नाराज थी। क्यों? इसलिए नाराज थी कि वहां के जो उनके प्रत्याशी से नाखुश थी, रविंद्र कुशवाहा से जनता काफी नाखुश थी और लगातार वहां से बदलने की बात करती थी और बार बार विरोध होता था। लेकिन जिस तरह से वहां से उनका विरोध के बाद भी भाजपा ने उनको वहां से टिकट दिया, तो जिसका आज हार का खामियाजा उनको इसलिए भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन देखिए देवरिया के मुद्दे कहीं ना कहीं सुलझ नहीं पाए। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप देखिए कई दिग्गज के जो गढ़ थे वो इस बार ढहते हुए नजर आए। चाहे हम देखिए कई कैबिनेट मंत्रियों की बात कर लें, चाहे हम कई केंद्रीय मंत्रियों की बात कर लें, इस बार चुनाव हारते हुए नजर आए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिस्त्री, केंद्रीय मंत्री मोहनलालगंज से कौशल किशोर, स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति, ये कुछ बड़े चेहरे हैं बीजेपी के जो अपना गढ़ नहीं बचा पाए, अपनी सीट नहीं बचा पाए। देखिए बिल्कुल प्रियव्रत, मुझे लगता है इस बार आपने भी लोकसभा चुनावों को कवर किया, कई लोकसभा पर आप भी पहुंचे, वहां पर देखिए आपको भी भीतरघात की जो एक आवाज है वो जरूर सुनाई दी होगी। साध्वी निरंजन ज्योति ने भी देखिए इस बात को कहा कि जो पार्टी के विधायक हैं और उसी के साथ साथ पदाधिकारी हैं वो मुझको चुनाव हराना चाहते हैं। मेनका गांधी की सीट पर देखिए सुल्तानपुर पर मैं मौजूद रहा, वहां पर उनका बहुत ज्यादा विरोध था, वहां पर सोनू सिंह और मोनू सिंह का जो फैक्टर है वो चला। अमेठी में देखिए सभी को पता है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की देखिए किस तरीके से जो एक बड़ी हार हुई, उसको कहा जाता है कि उनके निजी सहायक किशोरी लाल शर्मा ने उनको चुनाव हराया। तमाम बड़े नाम देखिए शामिल हैं, महेंद्र नाथ पांडे की बात कर ले, कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह की बात कर लें, संजय निषाद के बेटे की बात करें, तो देखिए इस बार भीतरघात बहुत ज्यादा रहा। पार्टी के बाहर के लोगों ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही हराने का काम किया, क्योंकि देखिए लंबे समय से जो भाजपा में तपस्या कर रहे हैं उनको तो मौका दिया नहीं जा रहा है। एक एक सांसद को 2-2, 3-3 बार मौका दिया जा रहा है। उसी के साथ साथ पैराशूट से जो सांसद उतारे गए हैं, चाहे हम मेरठ के देखिए अरुण गोविल की बात कर लें, मंडी से कंगना रनौत की बात कर लें, हालांकि दोनों प्रत्याशियों ने ही अपनी जीत हासिल करी है, लेकिन जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में तपस्या कर रहे, जिनको लग रहा था कि पार्टी को अब मुझे मौका देना चाहिए, ऐसे में जो भीतरघात रहा उसमें पार्टी के विधायकों ने और खुद जो पूर्व सांसद मतलब रहे जिनको टिकट नहीं दिया गया था, उन्होंने चुनाव हरवाने का देखिए काम किया। और ये भारतीय जनता पार्टी को पता था कि विरोध हो रहा है, लेकिन उन्हें ये लगा कि मोदी की सुनामी चल रही है और इस सुनामी में भी हम सारी सीटें निकाल देंगे। और यही जो ओवर कॉन्फिडेंस, आज भी देखिए आप संजय निषाद ने भी इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अति उत्साह ने इस बार कई सीटों को हारा। सुरेश खन्ना ने भी शाहजहांपुर में लोगों से बातचीत करते हुए कहा था कि भारतीय जनता का ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो ज्यादा भारी भर गया, कि जब ये कह दिया जाता है कि हम सभी सीटों पर
क्योंकि जीत देखिए रहे हैं, जिस तो तरीके से कार्यकर्ताओं में मैं उत्साह की शाहजहांपुर कमी का देखने जिक्र को करना मिली। चाहूंगा, वहां पर जो अरुण सागर है पिछली बार जो 2.5 से 3 लाख वोटों के आसपास चुनाव जीते थे, इस बार महज 55,000 पर सिमट गए, क्योंकि इस बार प्रत्याशी भी नया था। अखिलेश यादव ने पैरासूट प्रत्याशी भेजा था हरदोई से शाहजहांपुर में चुनाव लड़ने के लिए, और ऐन मौके पर वहां पर प्रत्याशी बदला गया था। और वहां पर देखिए कैबिनेट मंत्रियों की बात कर ले, सुरेश खन्ना, जितिन प्रसाद, जेपीएस राठौर, ये 3 मंत्री शाहजहांपुर से आते हैं, और उसके बावजूद भी वहां पर स्थिति देखिए कि बिल्कुल सांस अटक गई थी बीजेपी की। देखिए बिल्कुल संतोष गंगवार भी देखिए वहां पर से आते हैं। और देखिए आपने अगर जिक्र करी वोटों के प्रतिशत की, देखिए अरुण गोविल मात्र 8,000 से जीते, कोई जीत नहीं है ये। इसी के साथ साथ अगर हम देखिए फर्रुखाबाद की बात करते हैं तो लगभग 2,000 से। खुद लखनऊ की सीट देखिए आप 1 लाख कुछ से। बनारस की अगर हम बात कर ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1.5 लाख, मतलब सीटों पर देखिए जो प्रतिशत रहा है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के संतुष्टिजनक रहा है। और देखिए इस चुनाव में देखिए जो मुद्दे रहे हैं वो चाहे अगर हम 69,000 की बात करें, 68,500 की बात करें, पेपर लीक की बात करें, अग्निवीर जी। मैं लौटूंगा। नरेंद्र हमारे सहयोगी मेरठ से हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र, क्या लग रहा है आपको, इस बार जनता ने परिवारवाद को भी नकार दिया, चाहे हम अरविंद राजभर की बात कर लें, चाहे प्रवीण निषाद की बात कर लें? देखिए परिवारवाद को नकारने वाली बात नहीं है इसमें। जो चीज है वो ये है कि ऐसे लोग जिनका जो घमंड था वो सिर चढ़कर बोल रहा था, उन्होंने बार बार ये साबित किया है फील्ड में कि वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो घमंड था वो बहुत ऊपर जाकर बोल रहा था। उनको ये घमंड था कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो चुनाव जीत जाएंगे, फील्ड में चाहे जो भी होता रहे। इसी तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जितने मंत्री, विधायक और एमपी थे वो सारे के सारे जो बीजेपी से जुड़े हुए थे, उन्होंने केवल अपना जो साम्राज्य है वो खड़ा करने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी रहे। कोई कॉलेज बनाता रहा, कोई यूनिवर्सिटी खड़ा करता रहा, कोई फैक्ट्रियां लगाता रहा, कोई और अलग अलग कारोबार में जुटे रहे। लेकिन जो जनता के बीच सरकार की कल्याणकारी योजनाएं ले जाने की और उनको अच्छी तरीके से लोकप्रियता दिलाने की जहां बात आती थी, वहां पर डीएम को खड़ा कर दिया जाता था, वहां पर सीडीओ को खड़ा कर दिया जाता था। ये उसी का नतीजा है कि जिन लोगों को सरकार की योजनाएं जनता में प्रचारित करनी थी उन्होंने नहीं की, जिनका काम था उन्होंने नहीं किया। इंप्लीमेंटेशन का जो काम है वो मशीनरी का होता है, सरकारी मशीनरी का, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं उनका ये काम है कि वो जनता से अपना संवाद बनाए रखें। जनता के संवाद बनाए रखने के लिए जो नेता थे, जो जनप्रतिनिधि थे, वो फील्ड में नहीं गए, जिसका ये नतीजा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर जो सेंट्रल यूपी का इलाका है, चाहे हम बात कर ले बुंदेलखंड की, जहां 4 में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी ले गई। आप सोचिए कि वहां पर मंत्री आ रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संजीव बालियान जैसे मंत्री आ रहे हैं जो लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में थे और बड़ा दम्भ भरते थे, लेकिन उनका जो दम्भ है वो टूट गया। उनका एक जो घमंड था, एक जो उनका उम्मीद थी कि उनको जो वोट मिलेगा वो केवल नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर मिलेगा, उनका अपना कोई प्रभाव चाहे जनता में हो या ना हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता को आपके साथ हमारे साथ चित्रकूट से हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि बुंदेलखंड का आखिर क्या हाल रहा, क्योंकि वहां पर भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। कौन कौन से मुद्दे चले हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ तमाम बड़े जो दिग्गज नेता थे, यहाँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिल्कुल इसके बाद ये जैसे ही जो इसलिए यहाँ पे जो बड़े बड़े नेता आए और इसके पूर्व में जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आए हैं, केवल एक ही पार्टी के जो नेता आए हैं, केवल उनको जो वोट मिला है, यहाँ के जो पार्टी प्रत्याशी थे आर.के. सिंह पटेल, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उनसे जनता नाखुश थी पूरी तरीके से। और जो भी वोट मिला है योगी और मोदी जी के नाम पे मिला है। कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज, जो ब्राह्मण समाज नाराज था शुरू से, इसलिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी यहाँ आए हैं और 2 दिनों तक रहे। इसके बाद भी यहाँ जो देखने को मिला है, इसमें से ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। संदीप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, देखिए अयोध्या का मुद्दा इस बार बीजेपी पूरे देश में लेकर चली, यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मध्य प्रदेश जाते थे और राज्यों में जहां पर वो स्टाफ प्रचारक हैं वहां पर भी ये मुद्दा कहते हुए नजर आते थे, लेकिन अयोध्या का जो सीट है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं आई।
देखिए बिल्कुल प्रियव्रत, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा देखिए नुकसान पहुंचाने वाली सीट है। अयोध्या की सीट हारी तो कई सीटें, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा अयोध्या की इसलिए हो रही है कि अयोध्या के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी देखिए खुलकर सामने आई थी। पूरी कैबिनेट को वहां पर ले जाके दर्शन करना, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री का वहां पर पहुंचना, जिस तरीके से वहां के कामों को बताना, अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में ना होना कई तरीके के सवाल खड़े करती है। और देखिए इस चुनाव में चरणों का भी बड़ा खेल रहा। 7 चरण में ये जो चुनाव देखिए कराए गए, इसने विपक्ष को भी भरपूर समय दिया कि आप लोग जाइए और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति थी कि अखिलेश यादव को उनके परिवार की सीटों पर हम लोग घेर लेंगे। अखिलेश यादव ने अपने परिवार की सीटों को भी कवर किया। 7 चरणों का चुनाव ज्यादा था और उसी के साथ साथ खुद भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये कहता है कि चुनाव जो है वो फरवरी के यानी 22 जनवरी के बाद में हो जाने चाहिए थे, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह था। पूरा देश जो है वो प्रभु श्री राम के नाम को लेकर उनके आगोश में था। और उसी के साथ साथ देखिए गर्मी जिस तरीके से बेपरवाह पड़ी है, इसका फर्क बहुत ज्यादा पड़ा। देखिए सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ा है प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया, ओवर कॉन्फिडेंस प्रत्याशियों को लेकर किसी तरीके की जो विस्तारक बनाए गए थे, उन्होंने किस तरीके की रिपोर्ट पेश करी। सांसदों का हर बार देखिए रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है। तो अयोध्या को लेकर देखिए इस समय तमाम तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है, तमाम तरीके के मीम्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन देखिए अयोध्या के सांसद लल्लू कहीं सिंह ना कहीं ये सीट जो थी बीजेपी के नाक की सीट थी, और लेकिन बीजेपी इसको साधने में कामयाब नहीं रह पाई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए